उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा जो चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं शंकर लाल गुजर। आज हमारा जो विषय रहेगा कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक करेंगे। 1206 ईस्वी में जब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई और 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब सिराजदौला और अंग्रेजों के मध्य, तो उस युद्ध तक की घटनाओं का अध्ययन वारी से चर्चाएं करेंगे। तो हम कुछ 1206 पहले की कुछ बातें कर लेते हैं कि भारत पर सबसे पहले जो बाह्य आक्रमण जो अरब आक्रमण हुए वो कब कब हुए, किसके द्वारा किए गए। तो बात करें 636 ईस्वी में उमर खलीफा के द्वारा भारत के ठाणे पर आक्रमण हुआ। ठाणे एक जिला है जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ उमर खलीफा के द्वारा, यह आक्रमण असफल हो गया। दूसरा तात्पर्य जो आक्रमण हुआ अरबों का वो 712 ईस्वी में, और ये जो 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ ये हुआ मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। और ये आक्रमण होता है भारत के पश्चिमी की ओर, पश्चिमी भाग पर यह आक्रमण होता है। और पश्चिमी भाग का जो शासक था वो था दाहिर सेन। दोनों के मध्य होता है और इस युद्ध में दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में विजय प्राप्त होते हैं। और भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था उस पश्चिमी हिस्से पर अरबों का शासन स्थापित हो जाता है। आगे हम बात करें इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम बाद में एक व्यक्ति एक शासक आता है, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी द्वारा दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के मध्य दो युद्ध होते हैं, एक होता है तराइन का युद्ध जिसे प्रथम युद्ध कहते हैं, दूसरा होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है। तो तराइन के 1192 ईस्वी युद्ध हुआ तराइन का। उस युद्ध में चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई, चौहानों का साम्राज्य उसका पतन हो गया। और उसके बाद मोहम्मद गोरी का भारत पर दिल्ली पर शासन स्थापित हो गया। दिल्ली पर शासन स्थापित हुआ तो उस वक्त मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, और कोई संतान नहीं होने के कारण मोहम्मद गोरी के साथ आया हुआ उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वो पूरा भारत का शासन का दिल्ली का वो संभाल कर वापस चला जाता है मोहम्मद गोरी। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई। तो पहले ही क्वेश्चन बनता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। तो लाख बख्श की उपाधि की शासक को प्राप्त थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की नींव डाली गई।
गुलाम वंश के लिए भारत में डालता है तो लगभग 1206 ईस्वी में। इसी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं, यामिनी वंश भी कहते हैं, और इसी वंश को किलवनी वंश भी कहते हैं। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलते हुए। घोड़े पर बैठकर जो खेल खेला जाता है उसे पोलो कहते हैं, तो चौगान भी उसे कहते हैं। तो चौगान खेल खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। तो ये तो रहा 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। अब हमारा जो दूसरा शासक है इसका दामाद इल्तुतमिश है। हम उसकी बात करें तो उसका शासनकाल था 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन करता है। और इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो किस शासक को माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 के मध्य रहता है। आगे हम बात करें जो दूसरा इसका शासक है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के जो पुत्र हुए अयोग्य होने के कारण उसने अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान बना दिया। रजिया 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक ये भारत पर शासन करती है और ये भारत की पहली शासिका मानी जाती है। भारत की पहली सुल्ताना रजिया मानी जाती है। तो भारत की पहली सुल्ताना किसे कहा जाता है? रजिया को कहा जाता है। रजिया के बाद जो शासक बनता है अयोग्य शासक होने के कारण उसके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। तो आगे बात करें एक और महत्वपूर्ण शासक आता है बलवन 1265 लेकर 1296 ईस्वी तक। 1265 से लेकर 1296 ईस्वी तक ये शासक करता है। बलवन के द्वारा इसने सिजदा प्रथा शुरू की। सिजदा प्रथा का मतलब होता है कि दरबार में कोई व्यक्ति जाएगा शासक के सामने, राजा के सामने, तो उसे उसके पैरों को चूमना पड़ेगा, उसे लेटकर प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये सिजदा प्रथा कहलाती है। इसने एक और सिद्धांत दिया, ईश्वर का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि ईश्वर के बाद धरती पर अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो एक शासक है। वो ईश्वर का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि माना जाता है। अगर जनता कोई समस्याएं हैं उन समस्याओं को राजा को बता सकती है और राजा क्या करेगा? उनका निदान करेगा। इसके द्वारा रक्त और लोक की नीति बनाई जाती है। क्योंकि 10 वर्ष से ऊपर जो पुरुष थे उन सभी पुरुषों को मार दिया जाता है और उनकी महिलाओं को और उनकी बालिकाओं को उनको क्या कर दिया जाता है? उनको कैद कर लिया जाता है। तो ये क्या नीति कहलाती है? रक्त और लोक की नीति कहलाती है। क्योंकि ये इस नीति को इसने क्यों किया? क्योंकि इसके सामने कोई भी राजा टिक नहीं सकता था बाद में। आगे हम बात करें तो दूसरा हमारा शासन है वो है, हम आगे बात करें अलग वंश की बात करते हैं। उस वंश का नाम है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का दूसरा जो वंश था वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290
ईस्वी से हुई और इस खिलजी ने शासन किया 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना संस्थापक माने जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी होता है, जो इसका दामाद भी था और इसका भतीजा भी था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी यानी शॉर्ट फॉर्म इसको एक बोल सकते हो आप। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने चाचा और अपने ससुर की हत्या करके ये क्या करता है, खिलजी वंश का शासक बनता है 1296 ईस्वी में। और 1296 ईस्वी से लेकर ये 1316 ईस्वी तक खिलजी वंश का ये शासक बनता है। हम इसमें बात करें कि खिलजी वंश का जो शासक था महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा राजस्थान में 2 युद्ध लड़े गए। पहला था 1301 जो रणथंभौर में लड़ा गया। रणथंभौर में आक्रमण किया, वहां का शासक था राणा हमीर। दूसरा युद्ध किया इसने 1303 में चित्तौड़ पर किया। चित्तौड़ में किया, वहां का शासक था रतन सिंह। तो इसके 2 महत्वपूर्ण युद्ध राजस्थान में माने जाते हैं, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़। आक्रमण क्यों किए, इसके कारण होंगे कि रणथंभौर में इस आक्रमण क्यों किया, इसका कारण माना जाता है कि अलाउद्दीन के जो विद्रोही सेनापति थे मोहम्मद शाह, उसको शरण दी गई राणा हमीर द्वारा। तो उसको उन्हें विद्रोही शरण देने पर ही आक्रमण करता है रणथंभौर पर। दूसरा कारण था कि रणथंभौर स्थिति थी वो एक सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण राज्य था रणथंभौर। तीसरी, रणथंभौर गुजरात के रास्ते में आता था, क्योंकि गुजरात और दिल्ली के बीच में रणथंभौर स्थित था। तो इसके कारण माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने के। तो दूसरा है 1303 में चित्तौड़ वाला। चित्तौड़ में जो रानी थी पद्मिनी, उसको प्राप्त करने की लालसा थी अलाउद्दीन खिलजी के, उससे शादी करना चाहता था वो। इसके अलावा चित्तौड़ एक सामने दृष्टि से महत्वपूर्ण था जैसे रणथंभौर था वैसे। तो वो सारे कारण है इनका आक्रमण करने के। हम बात करें कि ये अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से पुकारा जाता था, उसके नाम कौन से थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक विश्व का चरवा कहते हैं, उसे विश्व का चरावा कहते हैं। इसे सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। और इसने अपने राज्य में नगद व्यय का ब्यौरा दिया, सैनिकों को नगद वेतन दिया, सैनिकों को नगद वेतन दिया, माप तौल में सुधार किया, माप तौल में सुधार किया। इसने बहुत सारे सुधार भी किए हैं, लेकिन इसे सिकंदर खान की बात धारण की, इसे विश्व का चरवा कहते हैं, इस अलग नामों से पुकारा जाता है। आगे हम बात करें, इसमें जो आगे वंश है वह तुगलक वंश। ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। आगे जो वंश है वह है सैयद वंश। 1414 ईस्वी में खिलजी खान द्वारा सैयद वंश की स्थापना की जाती है। अगला जो वंश है लोधी वंश, उसकी स्थापना 1451 में बहलोल लोधी द्वारा की जाती है। तो ये कुछ वंश है, इनके संस्थापक है। 1320 में तुगलक स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की जाती है।
अगला है सेठ खिरजा का द्वारा 1414 में की जाती है। और अगला है लोधी मठ, इसकी स्थापना बैलो लोधी द्वारा 1451 ईस्वी में की जाती है। आगे हम आगे वाला जो वीडियो पढ़ेंगे पार्ट 2 का संघर्षकालीन भारत में, हम आगे बढ़ेंगे संघर्षकालीन भारत में जो सल्तनत जो प्रशासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे हम मुगल काल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।